हेलो एंड वेलकम टू मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में। ये न्यूटन्स लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी सवाल बच्चा के सामने रखा जाता है तो देख के वो पहले ही बेहोश हो जाता है कि सर ये सवाल कैसे बनेगा, इसमें तो मेरा कोई बुद्धि नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे आसान और सबसे कम लिख कर सवाल बनाने वाला सवाल जो होता है वो इसी के ऊपर बनता है। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन इतना आसान है पर इतना डिफिकल्ट लगता क्यों है? क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से और कंप्लीट जानकारी आपके पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस मैंने जब सर्च किए तो उन वीडियोस में मुझे इनकम्प्लीट जानकारी मिला। किसी के अंदर कंस्ट्रेंट रिलेशन के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ ट्रिक बताया गया है। तो किसी के अंदर ट्रिक बताया गया है और कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में नहीं बताया गया। किसी के अंदर ट्रिक बताया भी गया है तो वो ये नहीं बताया कि वो ट्रिक आया कहाँ से। ये सारी डिटेल अगर आपको एक सिंगल वीडियो में अच्छे से चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं आज का प्यारा सा ये वीडियो। तो देखो इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में कि कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। लेकिन कंस्ट्रेंट मोशन से के अलावा इसके पहले मैंने एनएलएम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। उन वीडियोस को अगर आपको देखना है तो ऊपर जाके सर्च करना है क्या, एनएलएम बाय मार्वेलस एजुकेशन या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बाय मार्वेलस एजुकेशन। तो चलो अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। ये कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन का लोग इंतजार करता है कि कंस्ट्रेंट रिलेशन होता क्या है। वही जो है हर प्रॉब्लम को ईजी कर देता है। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन, उसके बाद कंस्ट्रेंट रिलेशन उससे निकाल लेंगे। तो कंस्ट्रेंट मोशन हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं। मान लो देखो सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ अपने लैंग्वेज में। क्या है कंस्ट्रेंट मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन उसको बोलते हैं ए मोशन इन विच वन पार्टिकल्स एक पार्टिकल का जो मोशन होता है डिपेंड करे किस पे, ऑन अनदर। जैसे मान लो कि मैं एक देखो बड़ा फेमस सा एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि जब भी तुम कॉलेज वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे तुमको ये एक्सपेरिमेंट जरूर करवाया जाएगा और ये निकलवाया जाएगा कि इसका वेलोसिटी है, इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसका एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन निकालो, ऐसा कुछ करने के लिए कहा जाएगा। वो क्या होता है एक्सपेरिमेंट? वो होता है एटवुड मशीन का। अब कहोगे सर जी ये एटवुड मशीन होता क्या है? तो देखो अभी मैं बताता हूँ होता क्या है। मान लो मैं एक ऐसे सीलिंग लेता हूँ, इस सीलिंग से एक छोटा सा ऐसा डिस्क रख दिया जाता है और ये डिस्क से के एक एंड से ऐसे कनेक्ट करके यहाँ पे ये डिस्क जो होता है ना इसके सेंटर से ये अटैच ऐसे रहता है सेंटर से, ताकि ये कंटिन्यू जो पुली है अपना यहाँ पर रोटेट कर सके इस एक्सिस के अबाउट। और इसके ऊपर से एक पास होता है इस डिस्क के ऊपर से एक स्ट्रिंग, और इधर साइड हम लोग एक मास M1 लटका देते हैं और इधर साइड मास एक M2 लटका देते हैं। अब ये दो मासेज जो इसके ऊपर लटका हुआ है, इन्हीं दोनों मास में से मतलब इसी सिस्टम का यूज़ करके, इसी को बोलते हैं एटवुड मशीन। और इसी तरीका का यूज़ करके रियल लाइफ में देखोगे बहुत सारा चीज़ इस्तेमाल भी हो रहा है। इस एटवुड का मशीन का एग्जांपल जैसे देखो दुनिया में क्या क्या तुम्हें दिखेगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पे दो जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके जगह पे कुछ दूसरा चीज़ दिखेगा। अब बाकी ये ऊपर का सिस्टम सेम दिखेगा। कैसे? तो यूजेस देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। यूजेस, हाँ ठीक है। तो यूजेस में क्या क्या तुम्हें दिखेगा रियल लाइफ में? जैसे तुम जाओगे जब भी पुराने ज़माने का फिल्म देखना कभी, उसके अंदर क्या कहता है कुआं से पानी लोग निकालता है। अभी का ज़माने में तो कुआं है ही नहीं, लेकिन उस वक्त क्या होता था कि ऊपर साइड एक ऐसे लटका रहता है और उसमें इसी तरह का ये लटका रहेगा, इसी तरह का अपना डिस्क लटका रहेगा और उससे पकड़ के ऐसा रस्सी से खींचेगा लोग और नीचे से पानी निकल के आता है बाहर। वो पानी जो निकल के आता है किसकी वजह से आता है? एटवुड मशीन की वजह से। एटवुड मशीन का ही कंसेप्ट वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो किसमें? वाटर, ये वेल में यूज किया जाता है टू गेट आउट वाटर, पानी निकालने के लिए कुआं से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जिम में जब जाओगे ना तो जिम में भी तुम्हें दिखेगा इधर खूब भारी भरकम लटका देगा, 20 किलो 50 किलो 100 किलो 150 किलो ऐसे लटका देगा और इधर से ऐसे कंटिन्यू खींचेगा धकेलेगा, ऐसे खींचेगा धकेलेगा और क्या करेगा? अपना मसल बनाएगा। तो ये अपना जिम के अंदर जो बहुत सारा इक्विपमेंट होता है उसके अंदर भी तुम्हें क्या मिल जाएगा? एटवुड मशीन मिल जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन का कहीं काम चल रहा हो तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे भी क्या दिखेगा? एटवुड मशीन। कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन मशीन पे, कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट पे कहाँ कैसा दिखता है? तो हैवी लोड जो उठाना होगा उससे उठाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इस एटवुड मशीन का। टू अपलिफ्ट
हैवी लोड्स। नेक्स्ट, जब तुम देखोगे बहुत सारा लिफ्ट जो होता है या एलिवेटर जो होता है उसके अंदर भी क्या इस्तेमाल होता है, इसी तरह का एटूड मशीन होता है। एलिवेटर टू अपलिफ्ट इटसेल्फ, खुद को उठाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, एटूड मशीन का ही। एक तरफ लोड डाला जाता है और दूसरी तरफ से फोर्स लगा के खींचा जाता है, इन सब में इस्तेमाल होता हुआ तुम्हें दिखेगा। तो ये तो हो गया कि एटूड मशीन का यूज़ क्या क्या है, लेकिन ये काम कैसे करता है, इसका अगर कैलकुलेशन करना हो तो कैसे कैसे हम लोग करेंगे। पहले जैसे मान लो, अगर मैं अभी तक अगर कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में अगर नहीं बताया, तुमसे ये पूछूंगा कि ये बताओ मुझे कि इसका एक्सेलरेशन अगर मान लो ए है, इसका एक्सेलरेशन निकाल लोगे क्या? ऑफ कोर्स निकाल लेंगे, पहले जितना कंसेप्ट हमने सिखाया उसके हिसाब से निकाल लोगे। तो देखो, कंस्ट्रेंट मोशन आने के बाद फिर क्या होगा, कंस्ट्रेंट मोशन आने के पहले तक तुम सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन से रिलेटेड बातें कर पा रहे थे। अब क्या होगा, अगर इसका वेलोसिटी दिया रहेगा तो इसका वेलोसिटी निकाल पाओगे, इसका अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे दूँ तो तुम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे। तो ये, और साथ ही में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जो होगा ना वो अलग हो जाएगा। अलग होने की वजह से कॉम्प्लेक्स सवाल भी आएगा ना तो तुम सोल्व कर पाओगे। ये डिफरेंस होता है नॉर्मल सवालों में और इस कंस्ट्रेंट रिलेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब बोलोगे सर जी ये कंस्ट्रेंट रिलेशन इसमें है तो हमें पता कैसे चले ये कंस्ट्रेंट रिलेशन में चल रहा है? कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब यही होता है, देखो, ये मोशन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक का मोशन किस पर डिपेंड करे, दूसरे के मोशन पर डिपेंड करे। इधर से मान लो ये मैं खींचता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आएगा, इसको मैं धीरे धीरे छोड़ता हूँ तो ये ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। तो इसको मैं टच ही नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिक इसके ऊपर जो मैं इंटरेक्शन इसके साथ कर रहा हूँ, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ या नीचे लेके जा रहा हूँ, इस पर डिपेंड कर रहा है इसका भी मोशन। यही कहलाता है अपना कंस्ट्रेंट रिलेशन। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट हो चुका है, जहाँ जैसा इसका मोशन होगा वैसा ही इसका मोशन होगा। तो अब मान लो कि मैं इसके यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ किया तो ये मुझे डिस्टेंस मान लो कि मान लेता हूँ मैं x1 है डिस्टेंस, ये लेंथ है रस्सी का। दूसरा ये लेंथ मान लेता हूँ कि रस्सी का लेंथ x2 है, और यहाँ पर ये एक कांस्टेंट लेंथ है। मतलब अगर मान लो ये ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो x1 क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, और ये x2 का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर इसे मैं नीचे की तरफ लेकर आऊँगा तो x1 बढ़ेगा और x2 घटेगा। लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पर पूरा का पूरा जो है लेंथ हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे तुम इधर से खींचो या धकेलो, इतना रस्सी तो यहाँ पे हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसका लेंथ ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग जो है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ये कितना है, L के बराबर है। अगर L का लेंथ, ये पूरा लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ तुम्हें पूरा पूछा जाएगा तो कैसे बता सकते हो, तुम बता सकते हो इसका लेंथ को ऐड करके। कैसे लेंथ ऐड करेंगे, एक तो x1, दूसरा x2 और तीसरा में c, तीनों को ऐड करोगे तब तुम्हें निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कह सकते हैं dl डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू dx1 बाई dt प्लस में dx2 डिवाइडेड बाई dt, अब प्लस में dc डिवाइडेड बाई dt। अब कहोगे सर जी आपने अभी अभी बताया था कि ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अच्छा, पूरे रस्सी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है हमेशा फिक्स रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। इसका मतलब ये पूरा रस्सी का लेंथ भी जो है एक फिक्स है, मतलब ये भी, इसका भी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होने की वजह से 0 के बराबर आ जाएगा। ये मुझे पता चल गया कि ये दोनों कांस्टेंट था, इसलिए दोनों का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। अब मुझे रिलेशन क्या कुछ बन के आ गया, 0 इक्वल्स टू dx1 अपॉन में dt प्लस में dx2 डिवाइडेड बाई में dt। यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर dx बाई dt को क्या कहते थे, वेलोसिटी कहते थे, तो ये मैं कह दूंगा v1 है और ये है v2 है। यहाँ से मुझे पता चला v1 जो है निगेटिव ऑफ v2 है। मतलब अगर ये पहला वाले का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो दूसरे का ऑटोमेटिक ऊपर नहीं, इसका नीचे की तरफ हो। इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी अगर लगाएंगे तो इसका ऊपर की तरफ होगा, दोनों एक दूसरे का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, तो dv1 अपॉन में dt हो जाएगा, इधर साइड माइनस में dv2 बाई में dt आएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन 1 का इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2। देख लो, एक्सेलरेशन का यही रिलेशन आता था पहले भी हम लोग जब करते थे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, अक्सर लेके भी चलते थे ना, पर ये रीजन हम बताए नहीं थे कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे ही होना चाहिए और सेम ही होना चाहिए। पता कैसे चला, इस कंस्ट्रेंट रिलेशन से पता चला, जो कि डेरिवेशन अब मैं करवा रहा हूँ। पहले तक तुम्हें अंदाजा से अपने हिसाब से बोला था कि लेके चलो, रीजन नहीं बताया था। तो ये डेरिवेशन देखो निकल कर आ गया।
अब इसका इस पूरे कंसेप्ट का जो मैं प्रोसेस यूज़ किया हूँ, इस प्रोसेस का यूज़ करके देखो क्या क्या चीज़ें मुझे दिख रहा है। इसका इस्तेमाल करके अगर मैं कंस्टेंट रिलेशन का इस्तेमाल करना चाहूँ तो कंस्टेंट रिलेशन का इस्तेमाल करके एक तो मैं वेलोसिटी के बीच का रिलेशन ला सकता हूँ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन और तीसरा एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। तीनों का इस्तेमाल करके मैक्सिमम टाइम तुम्हें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालने के लिए आएगा। जब तो देखो इसका इस्तेमाल करके कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, सब मैं अभी बना के दिखाता हूँ 2-4 सवाल। चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छे से सवाल लेकर आया हूँ, जिनको जानने के बाद तुम्हारा कंसेप्ट जो है टू जेड क्लियर हो जाएगा। ये सवाल दिया हुआ पहला नंबर सवाल में ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर एक बार की बात है, एक टाटा जो गाड़ी है वो इंडिया का आदमियों को ले लिया और इधर साइड लिया हुआ था फरारी। हुआ क्या कि अब विदेशी गाड़ी था, इंडिया में चलना शुरू हुआ तो रोड खराब होने की वजह से ये चलने नहीं लगा, खराब हो गया। खराब हुआ तो बोला कि टाटा वाले सुनिए आप हम रस्सी बांध करके खींच दीजिएगा क्या, तैयार हो गया खींचने के लिए। तो ये पता चला कि 4 मीटर पर सेकंड से खुद चल रहा था। तो ये बोला कि 4 मीटर पर सेकंड से अगर ये खुद टाटा वाला गाड़ी चल रहा है तो ये फरारी कितने का स्पीड से चलेगा। अगर ये जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे ये इस स्ट्रिंग को बांध दिया तो ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहला वाला जैसे टाटा आगे की तरफ बढ़ेंगे 4 मीटर पर सेकंड से, तो यही वेलोसिटी आगे की तरफ इस रस्सी के थ्रू ट्रांसफर होकर के इस वाले फरारी को खींचेगा। मतलब ये पूरा इसके मोशन पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला मोशन, मतलब ये कंस्ट्रेंट मोशन पे तो भैया बन जाएगा, ये तो पक्का है। कंस्ट्रेंट मोशन लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है टाटा का गाड़ी, टाटा का सीट उसमें जो बना होगा वो भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, उसके अंदर जो भी इंसान बैठा वो भी 4 मीटर का स्पीड से चल रहा होगा, उसके पीछे मान लो ऐसा गोल सा ऐसा चक्का लगा होगा वो भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, उसका A to Z कंपोनेंट 4 के स्पीड से चल रहा है। इसके बाद इसमें जो पीछे धागा बंधा हुआ होगा ये भी 4 के स्पीड से, ये भी 4 के स्पीड से, क्योंकि ये धागा जो दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग जो दिया हुआ है मासलेस और इनएक्सटेंसिबल दिया हुआ है, इसलिए इसका हर पॉइंट का वेलोसिटी भी जो है वो सेम ही हो जाएगा। ये भी 5 के स्पीड से, ये भी 5 के स्पीड से, ये भी 5 के स्पीड से चल रहा होगा। अच्छा ये बोल रहा है कि 37 डिग्री के एंगल पे ये कुछ ना कुछ मान लो कि भी वेलोसिटी से चल रहा होगा, यही भी तो मुझे फाइंड आउट करना है ना कि ये कितने के स्पीड से इधर चल रहा है। एग्जैक्टली मुझे ये पता चला कि ये भी के स्पीड से चल रहा है और ये कितने के स्पीड से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड से धागा चल रहा है, ऊपर की तरफ खिंचाया जा रहा है। इसका कंपोनेंट जो है इसके कंपोनेंट के साथ मैच जरूर होना चाहिए, तभी जाकर के यह गाड़ी आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या कुछ आएगा, ये आएगा भी cos 37 डिग्री, और इधर साइड ऑलरेडी स्पीड दिया हुआ कितना 4 मीटर पर सेकंड का दिया हुआ, इधर साइड कंपोनेंट निकालें तो कितना आ गया भी cos में 37। हम देखो याद करो बेसिक मैथ्स में क्या कुछ बताए थे कि 37 यहाँ रहे तो इसके सामने वाला 3, 20 वाला 4, यहाँ पे 5, इसके सामने वाला सबसे छोटा वाला वैल्यू 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट में सबसे छोटा वाला वैल्यू 37 के सामने वाला, और 53 के सामने वाला उससे बड़ा, और 90 के सामने वाला सबसे बड़ा। मुझे यहाँ से cos 37 निकालना होगा तो 4/5 मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ये 4 = ये कितना है v इंटू 4/5, ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ये वाला गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। ये होगा कंस्टेंट रिलेशन का पहला नंबर सवाल। आसान लगा कि नहीं लगा, सच सच बताना। और ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं बताता कंस्टेंट रिलेशन के बारे में तो तुम बीच में फंस जाते और लगता है ये सवाल कितना खतरनाक सवाल है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, भगवान जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में ये कह रहा है कि ये कुछ दिया हुआ है सेटअप। इसमें हुआ ऐसा कि एक रिंग यहाँ पे फंसा हुआ था एक स्ट्रिंग के अंदर। ये क्या इधर साइड एक ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक को जैसे नीचे की तरफ खींचा गया तो पता चला ये रिंग ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू हो गया। अच्छा ये ब्लॉक जब नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये रिंग ऊपर जो शिफ्ट करेगा इसको कह सकते हैं कि एक का मोशन दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, कंस्ट्रेंट मोशन है। तो कंस्ट्रेंट मोशन में अगर ये है तो कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कर लेते हैं इस पर भी। मुझे ये इसमें एक बार लगता है कंपोनेंट वगैरह निकालना पड़ेगा। देखो होता ऐसा है कि 4 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड के नीचे की तरफ से जा रहा है तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से, इसका A to Z पॉइंट जो है 4 का स्पीड से ही चल रहा होगा। अगर ये V से ऊपर जा रहा है तो इसका एक ना एक कंपोनेंट इससे मैच जरूर कर जाएगा, ये सब स्ट्रिंग के स्पीड से जरूर मैच करेगा। तो इधर साइड अगर स्ट्रिंग का तरफ अगर कंपोनेंट इस वेलोसिटी का निकालना शुरू करूँगा तो एक आएगा v cos 37 जो कि कितना है 4 के बराबर है, क्योंकि स्ट्रिंग का स्पीड कितना है 4 का स्पीड। तो लिख दूंगा मैं कि v cos में 37 इज क्या हो जाएगा 4 के बराबर। cos 37 देखो अभी मैं निकाला हूँ 4/5 तो ये हो जाएगा v इंटू 4/5 इज 4, 4 से 4 कैंसिल, v इज 5 मीटर पर सेकंड। ये तो कैलकुलेशन बिल्कुल पिछले वाला से मैच कर गया। कितना रद्दी सवाल लग रहा है। अब देखो एक और सवाल मैं करके दिखाता हूँ। देखो एक और सवाल लेकर आ गया हूँ मैं। इस सवाल में क्या कुछ कह रहा है, बोल रहा है कि इस तरह का एक सेटअप है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। ए वाले को पकड़ के 9 मीटर पर सेकंड से इधर खींच दिया मैं, तो बी का स्पीड कितना होना चाहिए, यही सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा 9 का स्पीड से खींचा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग के पास कुछ ना कुछ इसको खींचने की वजह से स्पीड आता होगा, यही स्पीड जो होगा वेलोसिटी जो होगा इस वाले को ट्रांसफर करेगा ये, पक्का ठीक है।
अच्छा ये बताओ इसके पास कितना वेलोसिटी आएगा, कैसे पता चलेगा? इसका मुझे कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में एक बार निकालना पड़ेगा। इस स्ट्रिंग के डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट में निकालने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे कंपोनेंट निकलेगा? इसे मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। अच्छा 37, तो ये भी कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। ये 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इधर साइड का कंपोनेंट जब निकालने आएंगे तो क्या कुछ आएगा? 9 cos में 37 डिग्री। और 9 cos 37 वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब इसका स्ट्रिंग जो है हर एक पॉइंट पे 9 cos 37 से चल रहा है। 9 cos 37 से चल रहा है। अगर मान लो इसका वेलोसिटी निकालना है तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के डायरेक्शन में तो जरूर होगा। तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालने चलेंगे तो कितना आएगा? ये स्ट्रिंग के डायरेक्शन में आएगा v cos में 53, v cos में 53 डिग्री। और इसका इस पूरे स्ट्रिंग का स्पीड हर जगह तो सेम ही रहेगा। एक बार बता रहे हैं कि 9 cos 37 के बराबर है और दूसरी बार कह रहे हैं कि v cos 53 के बराबर है, मतलब दोनों का दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के बराबर ही होगा। स्ट्रिंग का हमेशा वेलोसिटी एट पॉइंट पे सेम ही चलेगा। मुझे पता चला 9 cos 37 का वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूँ फटाक से। कौन यहाँ पर कौन है? 37, यहाँ पर कौन हो जाएगा? 53। अच्छा 37 के सामने वाला 3, 53 के सामने वाला 4, 90 के सामने वाला 5। मुझे निकालना cos 37। cos 37 क्या हो जाएगा? 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। वैसे ही cos 53 कितना हो जाएगा? cos 53 3/5। यहाँ मैं लिख दूंगा v इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, तो v बराबर 12 मीटर पर सेकंड। कितना रद्दी सवाल था, कितना रद्दी सवाल, इससे रद्दी सवाल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस तरह के सवालों को सॉल्व करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जब कॉम्प्लेक्स सवाल आएंगे तो तुम्हें वहाँ पर इस मेथड का यूज़ करोगे तो थोड़ा वो आंसर भी जो है कॉम्प्लेक्स ही, उसका सॉल्यूशन भी जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा। तो चलो मैं इसका एक अल्टरनेटिव ट्रिक तुम्हें सिखाता हूँ। जो ट्रिक कहाँ से निकल आएगा? वर्क डन से। पहले मैं वो ट्रिक निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं उसे इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स सवालों में दिखाता हूँ। अभी तक मैं जितना भी सवाल करवाया तुम्हें कंस्ट्रेंट रिलेशन का, वो सारा का सारा कंस्ट्रेंट रिलेशन के कंसेप्ट से ही बताया हूँ। लेकिन अब क्या है, इसका एक छोटा सा जुगाड़ या फिर छोटा सा ट्रिक बनाकर हम लोगों को रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब भी मैं कॉम्प्लेक्स सवाल पे जाऊँगा वहाँ पर इस कंस्ट्रेंट रिलेशन का इस्तेमाल करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगा। तो ज़्यादा ईजी सवालों को कर लेने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाते हैं। चलो हम लोग जानते हैं कैसे ट्रिक बनता है। मुझे पता है कि सर जी आप इसका जो स्टोरी है वो एटवुड मशीन से शुरू किए थे। एटवुड मशीन जब आप बनाए थे, हाँ जी बनाए थे, तो कैसा बनाए थे? ये पहले मैं डिवीजन कर लूँ ताकि बोर्ड में गड़बड़ी ना चले। ये था इस तरह का एटवुड मशीन, ये था एटवुड मशीन। इसमें यहाँ पे लटका हुआ था छोटा सा एक डिस्क, जिसको हम लोग पुली भी कह रहे थे। यहाँ पर एक था M1 मास और इधर साइड मास था M2। ये दोनों का दोनों एक दूसरे के आस बगल में लटका हुआ था। मुझे अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ कि वर्क डन इसमें मुझे अगर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? किसके द्वारा वर्क डन? इसमें लगने वाले टेंशन फोर्स के द्वारा, इसके अंदर लगने वाला इंटरनल फोर्स की वजह से। इसमें देखो ना, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये लग रहा होगा M2G नीचे, यहाँ लग रहा होगा M1G नीचे, लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो टेंशन है, इन दोनों में पूरा अगर सिस्टम अगर मानूंगा मैं तो ये टेंशन जो है इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा। और इंटरनल फोर्स जो है, यहाँ पे मान लो टेंशन ऊपर लग रहा है, यहाँ पे टेंशन ऊपर जाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लो कि x हुआ है, तो इस x डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें वर्क डन कितना हुआ है? और दूसरा, जितना ये डिस्प्लेस होकर ऊपर जाएगा उतना ही डिस्प्लेस होकर इस वाले को नीचे आना पड़ेगा। तो ये डिस्प्लेस होकर अगर कहीं x ही डिस्टेंस नीचे आया है तो ये बता दो मुझे कि इसने वर्क डन कितना किया, इसने वर्क डन कितने किया, किस फोर्स की वजह से? टेंशन फोर्स की वजह से। अब पूरे सिस्टम में अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इस वाले और इस वाले की, यहाँ पर इस M1 मास पे टेंशन ने कितना वर्क डन किया और M2 मास पे वर्क डन कितना किया, ये बताना है। तो देखो कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले मास पे मुझे दिख रहा है फोर्स कहाँ लग रहा है। अच्छा, वर्क डन बराबर क्या बताया गया था? वर्क डन बराबर फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ बताया गया था सर जी। ठीक है, वर्क डन पूरे सिस्टम में मुझे निकालना है। तो सिस्टम में कैसे निकालेगा? इस वाले का वर्क डन निकाल के ऐड कर देंगे हम। तो वर्क डन बाई M1 के जगह M1 के ऊपर, अब वर्क डन ऑन M2 के ऊपर। M1 के ऊपर दिख रहा है मुझे क्या? फोर्स ऊपर की तरफ, तो टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर ये देखो, ये किधर की तरफ फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट कहाँ? नीचे की तरफ, तो इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर कैसे? निगेटिव में, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो माइनस में TX इसका वर्क डन होगा। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर यही तो था। अब इज इक्वल्स टू ये वर्क डन आएगा, ये वर्क डन इक्वल्स टू दिस वन आएगा। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा TX खत्म और वर्क डन ओवरऑल कितना आ गया? 0। अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे वर्क डन बाई टेंशन फोर्स कितना आ गया है? 0 के बराबर आ गया है। तो ये वर्क डन जो है, हमें ये पता चला कि टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन यहाँ पे 0 निकल रहा है। ये टेंशन ही नहीं,
कहीं पे भी इंटरनल फोर्स तुम्हारा आएगा तो किसी भी इंटरनल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से लगने वाला जो वर्क डन होता है, होने वाला जो वर्क डन होता है वो हमेशा इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स की वजह से वर्क डन जो होता है ऑन सिस्टम वो हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर होता है। और इसी कंसेप्ट का यूज़ करके मैं हर सवाल को सॉल्व करता चला जाऊँगा। तो देखो अब मैं इस कंसेप्ट का यूज़ अगर करना चाहूँगा तो यहाँ पे यूज़ करके कैसे कैसे मैं थोड़ा सा एक डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, वो रिलेशन निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे डेरिवेशन करके हम लोग को इसका इस्तेमाल करना है। पहला तो मुझे ये दिख रहा है कि ये m1 मास है, इसमें डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, तो अगर मुझे वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन टोटल मैं टेंशन फोर्स की वजह से कितना निकालूंगा, ये हो जाएगा फोर्स T डॉट प्रोडक्ट ऑफ x प्लस में T डॉट प्रोडक्ट ऑफ x। अच्छा मान लो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ होगा, तब फिर कैसे लेके चलेंगे, T इंटू x1 प्लस T इंटू x2। अब वर्क डन हमें पता चल गया, यहाँ पर देख लो कि वर्क डन हमेशा इंटरनल फोर्स की वजह से 0 होता है। इंटरनल फोर्स कौन कौन हो सकता है, या तो हो सकता है तुम्हें कभी टेंशन मिल जाए, कभी कभी तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन भी इस इंटरनल फोर्स के रूप में मिलेगा, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे कौन मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है। तो टेंशन मिल रहा है, टेंशन मतलब माथा वाला टेंशन नहीं मिल रहा, गर्मी की वजह से हम टेंशन में है, ठीक है, लेकिन तुम सब क्या हो, इंटरनल फोर्स जो है टेंशन, उसके बारे में सिर्फ सोचो। तो यहाँ मुझे T इंटू x1 प्लस T इंटू x2 इक्वल्स टू 0 के बराबर मुझे मिला। मुझे क्या जानना है कि दोनों में T जो है कॉमन दिख रहा है मुझे, मैं चाहूँ तो दोनों इसे मैं पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। क्या कुछ डिफ्रेंशिएट होने के बाद आएगा, T इंटू भी ये dx1 अपॉन में dx2 अपॉन में dt प्लस में T इंटू dx2 अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही रह जाएगा। ये मुझे पता चला कि dx1 अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब t डॉट v प्लस में t डॉट v2 इज इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू 0। मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट में हो रहा था हमें वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स 0 के बराबर था, वैसे ही T इंटू V1 V2 जो भी जो है वो 0 के बराबर होगा। इंटरनल इसमें हम लोग वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे वेलोसिटी के साथ भी मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर ला सकते हो। तीसरा, अगर इसके एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूँ तब फिर क्या आएगा सीन, ये हो जाएगा T इंटू डी V1 अपॉन में dt प्लस में T इंटू V2 बाई dt इज इक्वल्स टू 0। और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है T इंटू A1 प्लस T इंटू A2 इज इक्वल्स टू कितना, 0। अरे वाह, ये तो सही है, ये तो एक्सेलरेशन में भी मिल गया, डिस्प्लेसमेंट में भी मिल गया। और तीसरा ये देखो, पहला नंबर हमें ये मिला डिस्प्लेसमेंट के साथ, दूसरा मिला वेलोसिटी के साथ, और तीसरा मिला एक्सेलरेशन के साथ। बस इस रिलेशन को तुम्हें ध्यान में रखना है। कैसे, तो देखो कहीं पे भी अगर तुम्हें मिले इस तरह का कंस्टेंट रिलेशन वाला सवाल तो उसमें 3 बातें ध्यान में रखना है। पहला, समेशन ऑफ टेंस किसी भी इंटरनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का सम जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है, समेशन ऑफ इंटरनल फोर्स इंटू वेलोसिटी भी जो मिलेगा वो 0 के बराबर मिलेगा। समेशन ऑफ इंटरनल फोर्स इंटू एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर मिल जाएगा। अगर मान लो टेंशन फोर्स की जगह पे अगर इंटरनल फोर्स के रूप में नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा, तब कैसे बना सकते हैं इस रिलेशन को, तो समेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट 0, समेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इंटू वेलोसिटी 0, और समेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इंटू एक्सेलरेशन भी 0 के बराबर मिल जाए। बस इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। आइए, रिलेशन निकल के कहाँ से आया, ये रिलेशन निकल के आया है कि इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होता है कहीं पे भी 0 के बराबर होता है। तब देखो इसका इस्तेमाल करके, इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं कैसे प्रॉब्लम्स को आसान बना देता हूँ। कितना भी कॉम्प्लेक्स दिखेगा ना उसको मैं बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दूंगा। देखो 3 सवाल लेकर आया हूँ मैं, 4th नंबर, 5th नंबर और 6th नंबर। तीनों का मैं अब नॉर्मल कंस्टेंट रिलेशन से नहीं करूँगा, जो ट्रिक मैं तुम्हें बताया हूँ वर्क डन का उसके इस्तेमाल से कराऊंगा। तो मैंने क्या बताया था, 3 रिलेशन बताए थे। क्या क्या, पहला टेंस, देखो एक्सेलरेशन तीनों के अंदर निकालना है। इसमें एक्सेलरेशन निकालना है 1 kg का, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है 2 kg का, और उसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है 1 kg का ही। अब इस तरह का सवाल जब तुम्हें दे सामने, तो हमने ये बताया था ट्रिक कि जब 3 एक्सेलरेशन हमारे रिलेशन होते थे। पहला समेशन ऑफ T डॉट एक्स, यहाँ देखो तीनों में टेंशन फोर्स ही लग रहा है ना इंटरनल फोर्स के रूप में, T डॉट एक्स 0, समेशन ऑफ T डॉट भी 0, और समेशन ऑफ T डॉट A बराबर भी 0। इन तीनों में से किसका इस्तेमाल अभी करोगे, थर्ड वाले का। तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, बाकी 2 को मिटा देता हूँ। लिख देता हूँ समेशन ऑफ T डॉट A बराबर कितना हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मैं इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे अब चाहिए दोनों ब्लॉक के पास, पहला ये 1 kg, ये 2 kg ब्लॉक। यहाँ मुझे दिख रहा है T टेंशन लगता हुआ, यहाँ भी T, और यहाँ भी T पास करेगा, यहाँ भी T पास करेगा, यहाँ भी T, क्योंकि पूरा स्ट्रिंग जो है एक ही है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे कितना टेंशन लगना चाहिए, यहाँ पे लग जाएगा 2T के बराबर। और ये वाला ब्लॉक 2 kg का है तो भारी लग रहा है, हो सकता है नीचे की तरफ आ रहा होगा A1 से,
दूसरा ये जा रहा होगा A2 से ऊपर की तरफ। देखो अगर पहले अगर इसको सॉल्व करना होता तो यहाँ मुझे दिख रहा है कैसा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है मूवेबल पुली वाले से बनाते। लेकिन अब कंस्ट्रेंट रिलेशन से भी सेम क्वेश्चन को मैं बना सकता हूँ कितना आसानी से। ये देखना, मुझे दिख रहा है T.A इक्वल्स टू कितना 0 के बराबर, तो मैं T.A इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट वाले में ये जो फर्स्ट वाले का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊंगा तो ऊपर साइड लगता हुआ दिख रहा है 2T, नीचे साइड मुझे दिख रहा है कौन G, किस पे 1 kg वाले पे, और एक्सेलेरेशन कहाँ है A2 से ऊपर जा रहा है। वैसे ही सेकेंड वाले के केस में मुझे दिख रहा है 2 kg का ब्लॉक है, नीचे लगना चाहिए इसका वेट 2G, ऊपर साइड लग रहा है टेंशन T, और एक्सेलेरेशन कहाँ है A1 से नीचे। समेशन ऑफ T.A जो है 0 जब करने चलेंगे तो इस वाले में क्या दिख रहा है, इसके अंदर वर्क डन कितना आ रहा है T.A का वैल्यू, तो 2T इंटू A2, 2T/A2। इसमें देखो टेंशन ऊपर और नीचे साइड एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ लेके चलना पड़ेगा मुझे माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा T/A1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में टेंशन को उड़ा दूंगा मैं, बचेगा 2A2 इज इक्वल्स टू A1। अच्छा मान लो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि A2 बराबर A मानता हूँ, मान सकते हैं। अच्छा A2 बराबर A, तो A2 का वैल्यू यहाँ पुट करो, A1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2A1 आ जाएगा, A1 इज इक्वल्स टू 2A आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मुझे ये रिलेशन निकल के आ गया। अच्छा A2 किस से चल रहा है, A2 A से चल रहा है, A1 किस से चल रहा है 2A से चल रहा है। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करके तो इक्वेशन लिखो, फटाक से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट वाले में कि कैसे लिखेंगे इक्वेशन इसका, A2 ऊपर जा रहा है तो 2T माइनस G, ये हो जाएगा 2T माइनस में G इज इक्वल्स टू 1 kg का ब्लॉक है ना, तो 1 इंटू A, तो ये हो जाएगा सिर्फ A। सेकेंड वाले का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 2G माइनस में T, ये हो जाएगा 2G माइनस में T इज इक्वल्स टू 2 kg का ब्लॉक है और 2A से चल रहा है, तो 2 2 जा 4A। अब देखो ना ये कट नहीं रहा, टेंशन कट नहीं रहा, तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 2T माइनस में G इज इक्वल्स टू A। नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 4G माइनस में 2T इज इक्वल्स टू 8A। 2T से 2T कर दो कैंसिल, 4G में से G गया 3G इज इक्वल्स टू 9A। तो यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा G/3। देखो तो A किसको माने थे, A किसको माने थे A2 को, A2 ही तो निकाला था, 1 kg का ब्लॉक वहीं तो है, तो A2 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू G/3 आंसर, यही हो जाएगा आंसर। इस तरीके से चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर में क्या कुछ बोल रहा है। इसमें बोला है कि एक्सेलरेशन 2 kg वाले के निकालिए, ये रहा 2 kg, ठीक है। मुझे दिख रहा है यहाँ 2 kg में नीचे लगेगा 2G, ऊपर साइड लगेगा T। अच्छा ये T, तो ये पूरे स्ट्रिंग में T ही टेंशन चलेगा ना, यहाँ भी T ही टेंशन मिलेगा मुझे, यहाँ T, तो यहाँ कितना होना चाहिए 2T टेंशन होना चाहिए, यहाँ 2T, तो ये पूरे स्ट्रिंग में सेम ही चलेगा, यहाँ रहेगा 2T। अच्छा ये 2T, तो यहाँ से पूरे स्ट्रिंग में, तो ये 2T, यहाँ कौन कितना होना चाहिए 4T। अच्छा ये 4T तो पूरे स्ट्रिंग में सेम चलना चाहिए, यहाँ भी मिल जाएगा मुझे 4T। 1 kg के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है, FBD ड्रॉ करेंगे तो एक तो G नीचे दिख रहा है, ऊपर साइड टेंशन मुझे 4T दिख रहा है, एक्सेलरेशन इसका मान लो मैं ऊपर की तरफ मान लेता हूँ A1, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2। A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक जो है ये 2G से नीचे जा रहा है, ऊपर साइड टेंशन T और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2। वाओ, अब मुझे ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो सर जी 4T में से G को माइनस कर दीजिए, 4T में से G को माइनस करिए, क्या बन के आ जाएगा 1 kg का ब्लॉक है ना, तो 1 इंटू A1। नहीं, पहले तो कंस्टेंट ये मुझे ट्रिक वाला यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिक यूज़ करके A1 A2 के बीच का रिलेशन पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो मुझे करना पड़ेगा समेशन ऑफ T.A इक्वल्स टू 0, 4T इंटू A1, 4T/A1, और यहाँ पे देखो A2 नीचे और T ऊपर, तो यहाँ पे आएगा माइनस में क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो T/A2 इज इक्वल्स टू 0। T मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा, तो T को मैं यहाँ से कर देता हूँ गायब, बचेगा क्या 4A1 इज इक्वल्स टू A2। अच्छा हाँ ठीक है, तो अगर मान लो मैं A1 को मान लेता हूँ A के बराबर, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा 4A के बराबर आ जाएगा, ठीक है। A2 किसके बराबर आएगा, A2 को क्या A2 आएगा 4A के बराबर और A1 आएगा A के बराबर। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बना लेते हैं। ये 4T में से T गया, 4T माइनस G, 4T माइनस में G इज इक्वल्स टू A इंटू 1, तो बच जाएगा A। सेकेंड वाले में क्या इक्वेशन बनेगा, ये 2G माइनस T करना पड़ेगा, 2G माइनस में T किसके बराबर आ जाएगा 2 इंटू 4, 2 2 जा 4A।
वाओ, अब मुझे ये कटता हुआ नहीं दिख रहा, टेंशन से कट नहीं जाना, तो मैं नीचे वाले से किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, ताकि दोनों कट कैंसिल होने वाला बन जाए। 4t माइनस जी बराबर a, यहाँ हो जाएगा 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8g माइनस में 4t इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16a। अब ये 40 से 40 कर दो कैंसिल, 8g में से g गया तो 7g इज इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 17a, a बराबर 7g/17। देखो तो a किसको माने थे, a किसको माने थे a1 को, a1 किसका है 1 kg का है, 1 kg का ही ये 2 kg का निकालने के लिए कह रहा था इस बार। ओके, तो 2 kg वाले का कैसे निकाल सकते हैं, 2 kg वाले का एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, 2 kg वाले का कितना है 4a के बराबर है, तो यहाँ डायरेक्ट कर दो ना, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg बराबर हो जाएगा 7 4 जा 28g डिवाइडेड बाई 70। अब देखो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है कि नीचे साइड क्या लग रहा है 2g, ऊपर क्या लग रहा है t, और नीचे मान लो a1 एक्सेलरेशन, a2 एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ, इस वाले का एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ a1, 1 kg वाले का a1 ही मान लेते हैं। ये t, तो यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, t मिलकर यहाँ पर 2t लगेगा। तो मुझे कैसा कैसा दिख रहा है, फर्स्ट वाले में दिख रहा है ये 1 kg का ब्लॉक है, इधर साइड लग रहा है 2t और एक्सेलरेशन इसका इधर ही साइड है कितना a1। सेकेंड वाले केस में क्या दिख रहा है 2 kg का ब्लॉक है, नीचे साइड लग रहा है हमारा 2g और एक्सेलरेशन भी आ रहा है कहाँ नीचे ही की तरफ, और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है ऊपर साइड लग रहा है हमारा टेंशन। ठीक है, तो अगर मैं इसे सोल्व करने चलूँ तो 2g में से t को माइनस करेंगे, 2g माइनस t करेंगे। अच्छा पहले तो a1 a2 के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं, कैसे ट्रिक से निकाल लेते हैं। तो समेसन ऑफ t डॉट a क्या करना पड़ेगा मुझे 0, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो 2ta1 प्लस में रहेगा, ये एक्सेलरेशन नीचे टेंशन ऊपर, तो ये आएगा माइनस में ta2 इज इक्वल्स टू 0। मुझे ये दिख रहा है कि टेंशन से टेंशन जब मैं कैंसिल करूँगा तो क्या कुछ बन के आएगा 2a1 इज इक्वल्स टू a2। मैं a1 को मान लेता हूँ a के बराबर, तो a2 निकल के आ जाएगा किसके बराबर 2a के बराबर। ठीक है, a2 किसके बराबर आ गया है 2a के बराबर, और a1 a के बराबर। अब मुझे करना है सॉल्व, कैसे, तो FBD का यूज़ करके। इसका इक्वेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ 2g माइनस में t, नीचे वाला फोर्स बड़ा ऊपर वाला छोटा, 2g माइनस t बराबर 2 इंटू ये देखो 2 kg और ये 2a इसका एक्सेलरेशन है, तो 2 2 जा 4a। इस वाले को कैसे लिख सकते हो 2t टेंशन लग रहा है इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इसका a इंटू 1, तो a ही आ जाएगा। अब देखो नहीं ये कैंसिल नहीं हो रहा, फिर से कैंसिल नहीं हो रहा है, 2t यहाँ है t यहाँ है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2t बन जाएगा। ऊपर वाले में कर देते हैं 4g माइनस में 2t बराबर में 8a, ये नीचे 2t इज इक्वल्स टू a। देखो ये दोनों हो गया आप कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4g इज इक्वल्स टू 9a, a बराबर 4g/9। मुझे क्या कुछ निकालना था, मुझे एक्सेलरेशन निकालना था 1 kg का, 1 kg का a1 है, a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू मुझे a के बराबर ही है जो कि निकल के आ चुका है, यही है a1 के बराबर, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चाहो तो इन सवालों का आप बना सकते हो। चलो और भी सवाल मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ, और अच्छे थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी ला। देखो 2 और भी सवाल लेकर आया हूँ, उन दोनों सवालों को देखते हैं। ये सवाल में ये बोल रहा है कि इस तरह का ये सेटअप लगा हुआ है, इस सेटअप में यहाँ m मास है, यहाँ 2m मास है, ये 2 जगह पुली है, इसके सहारे ये m जो है जैसे जैसे नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करता है, तो ये चाहता है 2m ऊपर की तरफ चला जाए, और ये मूवेबल पुली भी है। तो ये बताना है कि अगर इसमें ये पूछ रहा है कि m मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, यही सवाल है। बता देते हैं अभी कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए। मुझे ये दिख रहा है कि नीचे साइड इसमें लगना चाहिए 2mg के बराबर, ऊपर साइड लगेगा कितना, अच्छा यहाँ टेंशन t, तो यहाँ भी टेंशन ये t ही पास करेगा, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन t ही चलेगा, और यहाँ पे टेंशन 2t आ जाएगा। एक्सेलरेशन इस वाले का मान लेते हैं कि नीचे की तरफ ये a एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये जो एंगल दिया हुआ है मान लो वो 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ, तो यहाँ मुझे पता चल रहा है ये कितना आएगा mg के बराबर। इधर साइड इसका एक कंपोनेंट आएगा किसके बराबर mg cos 30, mg में cos 30 के बराबर। ठीक है, इसका सारा कंपोनेंट हमने निकाल लिया, ये तो ऐसे ही निकला हुआ ही है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में जब मैं रिलेशन निकालने चलूँगा एक दोनों के एक्सेलरेशन के बारे में, मान लो ये a1 दे रहा है और ये एक्सेलरेशन, अच्छा ये नीचे खींचूंगा ना मैं, जब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये a2 के बराबर है। मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे समेसन ऑफ ta बराबर 0 जब करेंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इधर टेंशन ऊपर, तो ये माइनस में ta1 आएगा, और यहाँ पर 2t इंटू a2, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना टेंशन और एक्सेलरेशन, तो 2ta2 के बराबर।
इज इक्वल्स टू कितना 0। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि देखो टेंशन तो गायब हो जाएगा, बचेगा कौन A1 इज इक्वल्स टू 2A2। मैं A1 को मान लेता हूँ A, तो A2 आ जाए, सॉरी A2 को मानता हूँ A2 को मान लेता हूँ A, तो A1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2A के बराबर। अब ये जब निकल के आ गया तो यहाँ से मैं अब रिलेशंस निकाल सकता हूँ। कैसे? तो ये कैपिटल M पे कैसे इक्वेशन बनेगा, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो ये फोर्स बड़ा होना चाहिए, मतलब mg। अच्छा, ये mg cos 30 को कैसे लिख सकते हैं, नहीं सॉरी ये गलत लिखा हूँ मैं, mg cos 30 नहीं, mg साइन में 30, क्योंकि इधर साइड साइन के साथ आएगा ना। यहाँ पे आता है cos 30, ये 30 डिग्री, तो ये आता है mg cos 30 डिग्री। इसके हिसाब से कंपोनेंट निकलेगा, इसके हिसाब से नहीं। तो ये होगा mg sin 30, mg sin 30 मतलब ये हो जाएगा mg sin 30 मतलब 1/2, ये हो जाएगा mg/2 के बराबर। तो ये मैं लिख दूंगा mg/2, अब माइनस में t इज इक्वल्स टू m इंटू A1 इज इक्वल्स टू m इंटू A1। A1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 2A मतलब 2ma। सेकेंड वाले का मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ ब्लॉक जा रहा है, तो 2t बड़ा होगा, mg छोटा होगा, 2t माइनस 2mg, ये हो जाएगा 2t माइनस में 2mg इज इक्वल्स टू 2m इंटू A2। 2m इंटू A2 का वैल्यू कितना है, A2 बराबर A, तो 2ma। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है ये तो t है, यहाँ 2t है, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर देते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच जाएगा यहाँ कौन mg बचेगा, माइनस में 2t इज इक्वल्स टू, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा 4ma के बराबर। ये 2t से 2t कैंसिल, तो mg में से 2mg गया, माइनस में mg, 4 1 5 ma, ऐसा। ठीक है, तो ये निगेटिव में एक्सेलेरेशन आ रहा, मतलब हम जो माने वो गलत है, इधर की तरफ ही ब्लॉक स्लाइड करेगा, ये नीचे आएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। हमारा पूरा जंक्शन ही गलत था, m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलेरेशन बराबर माइनस में g/5 आएगा। ये होगा एक्सेलेरेशन इसका, इस तरीके से एक्सेलेरेशन निकलेगा। अच्छा, माइनस g/5 का मतलब ये हुआ कि a जो नीचे की तरफ हम बता रहे थे, ये नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ होगा, ये डायरेक्शन इसका ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि ये एक्सेलेरेशन ये 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर चल रहा है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है कि 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर ये चल रहा है फर्स्ट नंबर ब्लॉक, तो सेकेंड नंबर ब्लॉक जो है वो कितने का स्पीड से इधर की तरफ स्लाइड होगा। और ये पूरा सेटअप इस तरीके से दिखा हुआ ये है, इन दोनों साइड में छोटा सा एक ब्लॉक टाइप है, बड़ा सा ब्लॉक है, और बीच में एक ट्रायंगुलर ऐसा शेप लगा हुआ है और 2 पुलीज लगा हुआ है। तो मुझे ये दिख रहा है कि मैं टेंशन्स वगैरह निकालने की कोशिश करता हूँ। ये टेंशन यहाँ t लगेगा, यहाँ भी टेंशन t, यहाँ भी टेंशन t, तो यहाँ पे टेंशन कितना 2t, यहाँ पे भी टेंशन t आएगा, यहाँ पे भी टेंशन t, तो यहाँ पे टेंशन 2t। मुझे इस पूरे वेज पे दिख रहा है। अच्छा, इस वाले में देखो वेलोसिटी का बात हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा t इंटू v के बराबर 0 कर दूँगा। समेशन ऑफ t भी इस बार 0 करेंगे, t है नहीं, इस बार t भी से काम होगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि t यहाँ पर इस वाले वेज पे, पूरे वेज पे एक 2t तो यहाँ लग रहा है, t यहाँ लग रहा है, तो 3t इस पे लगा इंटू वी, 3t इंटू v2, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वेलोसिटी भी इधर ही मान लेते हैं v2 का। सेकेंड ये दिख रहा है, क्योंकि ये सेकेंड वाले में दिख रहा है कि 2t लग रहा है कहाँ, यहाँ पर इस डायरेक्शन में वो भी, और वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, तो माइनस में 2t इंटू v1 इज इक्वल्स टू 0। मुझे t कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, दोनों में से t कर दूंगा, गायब हो जाएगा 3v2 इज इक्वल्स टू 2v1। और मुझे v1 का वैल्यू देखो दिया हुआ 6 मीटर पर सेकेंड, 3v2 इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12, मुझे दिखेगा v2 इज इक्वल्स टू, ये इधर साइड जाएगा है ना, तो यह जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 टाइम्स में कट जाएगा, v2 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनली देखो इस तरीके से निकाल दिया मैं, ऐसा आंसर निकाल सकते हो। देखो कितना आसान सवाल है। बस ये है कि इस तरीके का सवाल जब आएगा तो तुम्हें सिर्फ रिलेशन निकालने में हेल्प करेगा कि A1 और A2 के बीच का रिलेशन क्या है। दूसरा वाला अगर उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला 1 ही मिनट में तुम सॉल्व कर सकते हो, एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं और भी दो तीन सवाल देखते हैं। अभी तक मैंने जितना करवाया उसमें स्ट्रिंग इंटरनल फोर्स के रूप में काम कर रहा था। अब मैं ऐसे सवाल तुम्हें करवाता हूँ जिसमें नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल रिएक्शन के रूप में काम करे, इंटरनल फोर्स के रूप में जो है नॉर्मल रिएक्शन काम करे, वैसे सवालों को अब देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग ऐसे सवालों को जिसमें नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स के रूप में काम करे। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स के रूप में इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में काम कर रहा है। मुझे दिखा कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो है इसका 2 एंड, एक तो बी एंड है दूसरा एंड है, इस पर इंक्लाइंड है, इस पूरे दीवार पे ऐसा रखा हुआ है। ऊपर साइड 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, नीचे 37 का। बोल रहा है कि नीचे वाला धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है, पूरा का पूरा सरफेस जो है स्मूथ होने की वजह से धीरे धीरे आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से भागे जा रहा है।
तो बी वाला भी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ गिरेगा। तो ए अगर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो बी वाला एंड कैसे कितना स्पीड से नीचे की तरफ आएगा, यही सवाल पूछ रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। पहला तो मुझे दिख रहा है ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कभी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। सरफेस कैसा है, इस तरीके का है, तो इसमें जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कैसे लगेगा, कुछ इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। दूसरा, अगर इस सरफेस पे देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा कुछ आएगा, राइट। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ आ रहा है, तो इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा। तो देखो दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, समेशन ऑफ टी डॉट एन जो है वो 0 के बराबर कर देते हैं ट्रिक के हिसाब से। मुझे पता चला कि टी यहाँ पर वेलोसिटी इधर और नॉर्मल रिएक्शन इधर है, पर इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर साइड आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन आंसर किस में होना चाहिए, माइनस में। टी या एन इंटू भी, ये टी नहीं एन इंटू भी करना है ना, एन इंटू भी 0 के बराबर करना है। तो यहाँ हो जाएगा एन इंटू वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, तो ये 3n, और साथ में इसका कंपोनेंट जब n का निकालेंगे तो cos 37 आएगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही चेक करते हैं। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो n cos 53, तो ये हो जाएगा VB प्लस में, देखो दोनों नीचे की तरफ आ रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन भी वेलोसिटी भी, तो प्लस में ये हो जाएगा n इंटू VB और cos में 53 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। मुझे n दोनों में से कैंसिल होता दिख रहा है, ये हो जाएगा माइनस में 3 और cos 37 cos 53 का वैल्यू थोड़ा निकालने के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये है अपना 37, यहाँ है 53, तो 53 के सामने वाला 4, यहाँ 3 और यहाँ पे 5। मुझे cos 37 चाहिए, cos 37 कितना 4/5, यहाँ मैं लिख दूँगा 4/5 प्लस में। वैसे ही VB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, VB का पता ही करना है, VB और cos 53 कितना 3/5 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 0। 5 से 5 उड़ जाएगा, अब बचेगा क्या, ये बचेगा 3 से 3 भी उड़ जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या -4, और इसे भी उधर लेके जाते थे माइनस में VB, तो VB इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी B का आ जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि ये इस तरह का एक वेज रखा हुआ है, इसके ऊपर से दूसरा जैसे ही गिराया गया V1 वेलोसिटी से, तो ये 3√3 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा। तो कितने का स्पीड से ये ऊपर वाला गिराया जा रहा था, यही बताना है मुझे। यहाँ पे 2 सरफेस दिख रहा है, एक तो ऐसा एक ऐसा, ये मैं इसको सरफेस नंबर 2 बोलता हूँ, इसे सरफेस नंबर 1 बोलता हूँ। 1 वाला जैसे ही दूसरे पैर से नीचे की तरफ आया तो सेकंड वाला स्लाइड होकर इधर जाना शुरू करेगा। इधर जो जाना शुरू किया वो कुछ ऐसे शुरू किया, कितने डिग्री के एंगल पे, ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है। मुझे पता चला कि ये इधर की तरफ जो स्लाइड कर रहा है ये कितने के वेलोसिटी से कर रहा है, V2 इज इक्वल्स टू 3√3 से कर रहा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, राइट, नीचे की तरफ आ रहा है, ये कितने से, ये आ रहा है V1 स्पीड से, है ना, ये आ रहा है V1 स्पीड से। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा कुछ आएगा, ये कितना एंगल 60 डिग्री। वैसे ही ये देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, यहाँ कुछ आएगा नॉर्मल रिएक्शन। मुझे निकालना है समेशन ऑफ n डॉट v इज इक्वल्स टू 0 के बराबर करना है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा दिख रहा है और हमारा नॉर्मल वेलोसिटी नीचे की तरफ। जब मैं नॉर्मल का कंपोनेंट निकालूंगा तो नॉर्मल और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट दिखेगा मुझे, तो मैं n इंटू V1 लिखूंगा, लेकिन कैसे, माइनस के साथ, n इंटू V1 और प्लस में। देखो सेकंड नंबर इसका मैं कंपोनेंट, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर दिख रहा है, इसका कंपोनेंट कहाँ निकालूंगा मैं, V2 के डायरेक्शन में। जैसे V2 के डायरेक्शन में निकालूंगा तो हो जाएगा n इंटू V2 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, मुझे n दोनों में से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, माइनस में V1 इज इक्वल्स टू माइनस में V2 दिखेगा। सॉरी, इसमें मैं कंपोनेंट लेना, एंगल को कंसीडर नहीं किया, गड़बड़ हो जाएगा, एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा ना। ये देखो 60, तो ये कितना हो जाएगा 30, n इंटू V1 और ये किस में आ जाएगा, कॉस में 30 डिग्री आ जाएगा, किसके साथ, माइनस के साथ, प्लस में सेकेंड वाले में कैसे, n का cos 60, n का n इंटू V2 और cos में 60 किसके बराबर, 0 के बराबर। n से n हो जाएगा कैंसिल आउट, ये बच जाएगा V1 cos 30 कितना, cos 30 हो जाएगा √3/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा V2, ये भी माइनस में, इधर साइड आएगा तो माइनस में V2 और cos 30 से cos 60 1/2। ठीक है, अच्छा V2 का वैल्यू देखो तो दिया हुआ है क्या, 3√3, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 3√3 में।
√3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी कितना निकल कर आ रहा है, v1 का वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड। तो 3 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ गिर रहा होगा। एक और सवाल बस लास्ट में तुम्हें दिखाता हूँ, लास्ट सवाल बस। फाइनली मैं इस वीडियो का सबसे लास्ट नंबर सवाल लेकर आ गया हूँ। दोस्त बता दूँ कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये वीडियो शूट करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। देख रहे हो बार बार फेस पे पसीना आ जा रहा है। तो देखो लास्ट नंबर क्वेश्चन मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। लास्ट सवाल में ये कह रहा है कि नीचे साइड एक ऐसा वेज रखा हुआ है और ऊपर साइड से ये जो ये नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये गिरेगा तो यहाँ पे नॉर्मल, इसके नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये धीरे धीरे इधर की तरफ स्लाइड होना शुरू होगा। अगर ये 9 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ऊपर वाला गिर रहा है तो नीचे वाला वेज कितने का स्पीड से स्लाइड होकर राइट डायरेक्शन में जाएगा, यही तुम्हें बताना है। अच्छा, बीच में ये जो है फिक्स है, फिक्स होने की वजह से जैसे ये नीचे की तरफ गिरेगा तो ये चाहेगा कि इधर उधर मैं इसी को ऊपर वाला को शिफ्ट कर दूँ, पर वो शिफ्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों तरफ से फिक्स है। तो सिर्फ इसी के मूवमेंट, ये नीचे की तरफ जितना स्पीड से जाएगा उतना ही स्पीड से इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा देखते हैं, दोनों का सरफेस बनाकर हम लोग कंस्ट्रेंट थोड़ा लगाते हैं। मुझे ये दिख रहा है फर्स्ट नंबर सरफेस, ये दिख रहा है सेकंड नंबर का सरफेस। इसे मैं फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ, इसे मैं सेकंड नंबर मान लेता हूँ। हाँ, ये फर्स्ट नंबर का सरफेस है, ये सेकंड नंबर का सरफेस, जहाँ पर इंटरेक्शन दोनों के बीच हो रहा है। ये मुझे दिख रहा है कितना एंगल, ये 53 डिग्री का एंगल। इससे नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा और इससे परपेंडिकुलर कुछ ऐसा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ये कितना एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल से बता रहा है कि मैं 37 डिग्री पे लग रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 53 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो है v1 वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो है नीचे वाला v2 वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों का इक्वेशन जब मैं लिखने चलूँगा तो इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा। अच्छा, ये 37 डिग्री हो जाएगा ना, तो n cos 37 n v1 cos 37, यह फर्स्ट वाले के लिए बनेगा n v1 cos में 37। और दोनों का देखो ना, एक का डायरेक्शन नीचे था, दूसरा का डायरेक्शन ऊपर, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस के साथ। प्लस में सेकेंड वाला देखो, ये इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ, इसका कंपोनेंट मैं जब लेके चलूँगा v1 n का v2 के डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में दोनों हो जाएगा, इसलिए मुझे प्लस में लेके चलना। n v2 और cos में 53 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। अब मैं थोड़ा ट्रायंगल बना लेता हूँ, वैल्यूज पुट करूँगा, आंसर निकाल दूँगा। 37 के सामने 3, 53 के सामने 4, 90 के सामने 5। मुझे क्या जानना है, n मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा, और v1 बच जाएगा cos 37 कितना, cos 37 4/5 इज इक्वल्स टू ये v2 cos 53 उस डायरेक्शन उधर साइड जाने के बाद हो जाएगा, है ना। v2 का वैल्यू पता करना है और v1 का वैल्यू देखो दिया हुआ है कितना 9, तो यहाँ मैं 9 रख देता हूँ। ये v2 का वैल्यू कितना, v2 पता ही करना है, n2 cos 53 कितना, cos 53 3/5 5 से 5 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, तो v2 बराबर 12 मीटर पर सेकंड। यही आंसर हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड से उधर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रन देते हैं। ये था हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन के ऊपर पूरा वीडियो। जिस इफेक्ट के साथ मैं बनाना चाहता उस इफेक्ट के साथ, बस गर्मी होने की वजह से नहीं बना मैं ये वीडियो को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से बनाता, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा है जो कि अदर यूट्यूब पे वीडियोज़ में इनकम्प्लीट होने की वजह से उसके अंदर वो चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।